नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी कहानी में। अभी मेरी शादी को 7 दिन भी नहीं हुए थे और नई दुल्हन के लिए संडे को देर से उठना कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं कि मेरी सासू माँ किचन के बर्तन गिराने लगीं। वो तो मुझे शादी के कुछ महीने पहले से ही जानती थीं। विवेक हमेशा उनकी बहुत तारीफ करते थे। हमारी सगाई के 3 महीने बाद हमारी शादी हुई थी, जिस दौरान मैं 5 से 6 बार अपनी सासू जी से मिली थी। शादी की रस्मों के दौरान भी वो मेरे साथ बहुत प्यार से थीं। पर आज सुबह कुछ अजीब हुआ था। जब मेरी आँख खुली तो विवेक भी बेड पर नहीं थे। मैंने बाहर जाकर सबसे पहले अपने ससुर जी के पैर छुए और उन्होंने मुझे कुछ संकोच के साथ आशीर्वाद दिया। एक रात में ऐसा क्या हुआ कि सब बदल चुका था। मैंने सासू माँ से पूछा कि विवेक कहाँ है, तो उन्होंने मुझसे थोड़ी दूरी बनाकर कहा कि वो ऑफिस चला गया है। मैंने कहा संडे को ऑफिस, तो उन्होंने कहा आज संडे नहीं है, मंडे है महारानी। मेरा दिमाग बिल्कुल चकरा गया था। मुझे लगा कि मुझे इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो सकती है। फिर मैंने सोचा शायद शादी की थकान अभी तक नहीं उतरी, लेकिन मेरे प्रति सबके बदले हुए रवैये से मैं बहुत दुखी थी। पिछले हफ्ते से जिस ससुराल में मैं रानियों की तरह रह रही थी, वो अचानक मुझे पराया लग रहा था। मैं इस अधेड़ बुन में नहाने चली गई। जब बाहर आई तो मेरा फ़ोन बज रहा था। वो विवेक का था। उसने मुझसे कहा कि मैं तैयार हो जाऊं। वो 1 घंटे में घर आ रहा है मुझे लेने। विवेक की इस बात से मुझे तसल्ली हुई कि बाकी सब भले ही बदल गए हों, कम से कम विवेक, जो मेरे लिए दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट है, वो मेरे लिए मेरे बारे में सोच रहे हैं। विवेक की सरप्राइज़ देने की आदत मुझे पसंद है। शादी से पहले एक दिन उन्होंने मुझे तुरंत घर के नीचे बुलाया और ऐसे ही घर के कपड़ों में मुझे मूवी और फिर डिनर पर ले गए। मुझे तैयार होने तक का वक्त नहीं दिया था उन्होंने। आज कम से कम मुझे पहले बताया तो 1 घंटे पहले का वक्त तो दिया। मैं खुश थी और मन ही मन मुस्करा रही थी। मैं तैयार हो ही रही थी कि विवेक का फ़ोन आ गया और उन्होंने मुझे चलने के लिए बाहर बुलाया। मैं तैयार होकर उनके साथ कार में बैठ गई। विवेक ने मुझे एक बार देखा और बिना कुछ बोले गाड़ी बढ़ा दी। मुझे पता था विवेक का इस तरह से नाराज़ होने का नाटक करना विवेक के सरप्राइज की शुरुआत का पुराना तरीका था। मैं भी अब इस बार खेल खेल में चुप बैठी रही। तभी थोड़ी देर बाद एक जगह विवेक ने ब्रेक लगाया और मुझसे कहा, श्रुति तुम अंदर चलकर रिसेप्शन पर बैठो, मैं कार पार्क करके आता हूँ। विवेक के मुंह से रिसेप्शन शब्द सुनकर मैं थोड़ी सी झिझक गई, पर फिर तुरंत बाहर उतरकर मैंने उस बोर्ड पर पढ़ा, सिन्हा साइकोलॉजिकल क्लिनिक। मैंने आसपास हर तरह देखा कि शायद मुझे विवेक ने कहीं और जाने को कहा होगा, पर उसे रेजिडेंशियल एरिया में सिर्फ एक वो क्लिनिक ही था, बाकी सब कोठियाँ थीं। मैं चुपचाप वहीं फन खड़ी रह गई। मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा था कि शायद मुझसे कोई बहुत बड़ी गलती हुई है, इसके कारण सब मुझसे इस तरह का बात कर रहे हैं। तभी विवेक आए और उन्होंने मुझसे कहा, तुम अंदर नहीं गई, आओ चलें। मैं चुपचाप विवेक के पीछे पीछे चल दी। मुझे अब भी समझ में नहीं आ रहा था कि विवेक कोई बड़ा मजाक है या सच। पर क्लिनिक में अंदर पहुंचकर जब विवेक ने मेरे नाम से डॉक्टर का अपॉइंटमेंट कन्फर्म किया तो मुझे अपनी किसी कमी का यकीन हो गया। विवेक और मैं अपने नंबर का इंतज़ार कर रहे थे, पर 1 हफ्ते पहले ही शादी में मैं विवेक के साथ जितनी
कंफर्टेबल हुई थी, उसके बाद भी आज मुझसे उससे ये पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि आखिर वो मुझे एक साइकोलॉजिस्ट यानी दिमाग के डॉक्टर के पास क्यों लाया है। मैं इस सोच में अनुमान लगा रही थी कि मैं अटेंडेंट ने हमें अंदर आने को कहा। अब हम डॉक्टर के सामने बैठे थे। वो कमरा कुछ अलग ही था। नॉर्मल ड्राइंग रूम की तरह सोफा लगा था और उस डॉक्टर के चेहरे पर भी एक गंभीरता की जगह स्माइल थी। डॉक्टर ने मुझे से पूछा, बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है। मैंने विवेक की तरफ देखा क्योंकि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। तब विवेक ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर दरअसल मुझे नहीं लगता श्रुति को पता भी होगा कि उसे क्या प्रॉब्लम है। अब डॉक्टर से ज़्यादा मैं अपनी प्रॉब्लम जानने के लिए उत्सुक थी। तब विवेक ने आगे कहा, डॉक्टर हमारी शादी को 1 हफ्ता हुआ है। शुरू में सब ठीक था। मुझे श्रुति की मम्मी ने ये बात पहले ही बताई थी, पर मुझे उन्हें यकीन न था कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। पर अब शादी के 1 हफ्ते बाद ये फिर से हुआ है। मुझे लगा तब मुझे देर नहीं करनी चाहिए, इसीलिए मैं श्रुति को आपके पास ले आया हूँ। विवेक के मुंह से ये बात सुनकर श्रुति से रहा ना गया और वो लगभग चिल्लाते हुए विवेक से बोली, विवेक मुझे क्या हुआ है, बताते क्यों नहीं। तब विवेक ने डॉक्टर को बुलाया और बताया कि शनिवार की रात कुछ गेस्ट को विदा करके हम थके हारे अपने कमरे में आकर सो गए। फिर अगले दिन मैं उठा तो मैंने श्रुति को प्यार से आवाज़ दी, पर उसने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। तो मुझे कुछ शक हुआ। ये बात मेरे अलावा घर में किसी को पता ही नहीं थी कि श्रुति को एक अजीब बीमारी है जिसमें वो कई बार 2 दिन तक सोकर नहीं उठ पाती है। ये शॉर्ट कोमा जैसी अवस्था है और वो तभी उठ सकती है जब वो खुद उठेगी। कमरा सन्नाटे से भरा था। श्रुति सन्न रह गई। उसकी नई जिंदगी पे मानो कोमा लग गया था। श्रुति के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। एक पल में उसे पूरी दुनिया, अपनी माँ, मायका, ससुराल, ये शादी, ये बंधन, ये रिश्ते, सब कुछ बेईमानी लग रहे थे। उसने डॉक्टर से ये भी नहीं पूछा कि क्या इस बीमारी का कोई इलाज भी है या नहीं, क्या वो कभी ठीक होगी भी या नहीं। वो बस वहाँ से खड़ी होकर डॉक्टर के रूम से बाहर निकल आई। विवेक, एक्सक्यूज मी, डॉक्टर कहकर श्रुति के पीछे पीछे आ गया। फिर वो श्रुति को कार में बैठकर कार का एसी ऑन करके वापस डॉक्टर के पास गया और कुछ देर बाद आकर श्रुति के साथ कार में बैठ गया। श्रुति की आंखों से लगातार आंसू टपक रहे थे। वो फिर नीचे किए बस रोती जा रही थी। श्रुति ने विवेक की तरफ देखा और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, चुप हो जाओ श्रुति, सब ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं पता था कि ये सब तुम्हें इतनी जल्दी और यूँ पता चलेगा। हमारी शादी के महज 7 दिन बाद श्रुति नाराज थी सबसे, पर विवेक से नहीं। फिर भी उसने अपना गुस्सा विवेक पर डाल दिया। उसने कहा, अब नहीं तो कब बताते मुझे। क्या तुम चाहते थे कि मुझे कभी भी ये बात पता ना चले? अपनी बीमारी के बारे में जानने का कोई हक नहीं है मुझे। विवेक चुपचाप श्रुति की बातें सुन रहा था। वो चाहता था कि श्रुति के मन से सारा गुस्सा निकल जाए और वो थोड़ी देर शांत हो जाए। उसने श्रुति से सिर्फ इतना कहा, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो श्रुति। विवेक के मुंह से निकला सॉरी शब्द का श्रुति का सारा गुस्सा ले गया। वो एकदम शांत हो गई और अब वो विवेक पर गुस्सा करने के लिए खुद से नाराज थी, क्योंकि विवेक ही था जो इस बीमारी से लड़ाई में उसके साथ खड़ा था। उसने उसकी ये बीमारी जानने के बावजूद भी उससे शादी की थी। श्रुति ने विवेक से कहा, नहीं विवेक, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो।
मैंने सबका गुस्सा तुम पर निकाल दिया। अगर तुम साथ ना देते तो मैं बिल्कुल अकेली हो जाती। एक तुम ही तो मेरा सहारा हो। अब विवेक और श्रुति दोनों ही खुश और सुकून से थे। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, स्माइल एक्सचेंज की और गाड़ी आगे बढ़ गई। थोड़ी देर बाद विवेक ने घर के बाहर पहुंचकर गाड़ी रोकी। गाड़ी से उतरकर जब श्रुति और विवेक अंदर जा रहे थे तो श्रुति ने देखा कि दो लड़के सीढ़ी लगाए उनके घर के बाहर लगे सीसीटीवी में कुछ कर रहे हैं। श्रुति वहाँ रुकी और उसने यूं ही नीचे हाथ में एक छोटी सी LED स्क्रीन लिए बैठे बंदे को देखा। स्क्रीन में दो पिछले कुछ दिनों की CCTV फुटेज को आगे पीछे करके चेक कर रहा था। तभी उसकी स्क्रीन में श्रुति ने देखा कि उसकी सास ससुर विवेक उसकी नंद प्रीति कहीं जा रहे हैं। उसने ऊपर ध्यान से देखा तो डेट पिछले दिन यानी संडे की थी। उसको कुछ डाउट हुआ तो उस CCTV वाले लड़के से बोलकर उस फुटेज को दोबारा देखने लगी। तभी पीछे से विवेक आ गया और श्रुति को वो फुटेज देखते हुए थोड़ा झिझक गया। श्रुति ने विवेक से सीधे सवाल किया, विवेक कल तो मेरी तबीयत खराब थी और मैं पूरा दिन सो रही थी, तो तुम सब लोग घर में मुझे अकेला छोड़कर कहाँ गए थे? विवेक ने श्रुति से धीरे से कहा, श्रुति अंदर चलो, घर में बैठकर बात करते हैं। विवेक श्रुति के शक से थोड़ा बेचैन हो गया था, पर उसने वहाँ से बात संभाल ली। फिर वो श्रुति को अंदर घर के ले गया। अंदर जाते ही उसकी सास और ससुर ने उसकी और सवालों की बारिश कर दी। सवाल तो उसके भी में थे पर वो इन रिश्ते की मर्यादा को ऐसे लांघना नहीं चाहती। वो बेचारी खुद जितना अपनी बीमारी के बारे में जानती थी उतना उसने उन्हें बता दिया, पर उसकी सास ने एक टॉपिकल सासू माँ की तरह हल्की आवाज़ में उसके मायके वालों पर शादी से पहले कुछ न बताने का इल्ज़ाम लगाया, जिससे श्रुति बहुत दुखी थी और साथ ही साथ अपने घर वालों से गुस्सा भी थी, क्योंकि उसकी भले ही ये बीमारी उसकी थी, पर ये बेइज्जती और इल्ज़ाम उसके परिवार वालों के कारण ही उस पर लगे थे। श्रुति के मन में अब गुस्से के साथ अविश्वास की भावना भी धीरे धीरे घर कर रही थी, क्योंकि उसके सवालों के जवाब अभी तक उसे नहीं मिले थे। रात को डिनर के बाद जब वो अपने घर में गई तो उसने ये सोच रखा था कि वो विवेक को अकेला पाते ही वो सबसे पहले उससे इस सवाल का जवाब मांगेगी कि उसे घर में बीमार अकेली सोते हुए छोड़कर पूरा परिवार कहाँ गया था। थोड़ी ही देर में विवेक कमरे में आया। वो भी जानता था कि श्रुति उससे यही सवाल पूछेगी, इसीलिए उसने आते ही बात टालने के लिए टीवी ऑन किया और श्रुति की बनाई भिंडी की सब्जी की तारीफ करने लगा। श्रुति ने विवेक की बात खत्म होते ही उससे अपना सवाल पूछा तो विवेक ने उससे कहा कि मम्मी ने हमारी शादी की मन्नत मांगी थी, इसीलिए हम सब देवी मंदिर गए थे। मैं जानता था कि तुम्हारी शॉर्ट कोमा वाली बीमारी के बारे में, इसीलिए मैंने सबको उसी दिन मंदिर जाने को कहा ताकि किसी को कुछ पता ना चले। श्रुति ने विवेक से कहा, तो ये बात तुमने मुझे सुबह ही क्यों नहीं बताई? मैं पता नहीं क्या क्या सोच रही थी विवेक, मैं तुमसे ज़्यादा किसी पर विश्वास नहीं करती और मैं चाहती हूँ कि मेरा ये विश्वास बना रहे, इसीलिए प्लीज़ मुझे कभी भी कुछ मत छिपाना। विवेक ने माहौल हल्का करने के लिए कहा, हाँ मैडम, आप जैसा कहें। आगे श्रुति ने कहा, और अगर मुझसे कोई भूल भी हो तो मुझे बता देना और मैं भी तुम्हें तुम्हारी गलतियाँ गिनाती रहूँगी। ये कहकर श्रुति का चेहरा मुस्कान के साथ खिल उठा। विवेक की श्रुति के चेहरे पर 3 दिन बाद हंसी देखकर सुकून में था।
अगली सुबह खुशियों से भरी थी। श्रुति ने सबसे पहले उठकर सबके कमरों में चाय पहुंचाई और फिर विवेक की भी प्यार से उठाकर चाय दी। उसकी जिंदगी में जैसे अब सब कुछ ठीक हो रहा था। हाँ, उसे अपनी बीमारी का दुख तो था, पर उसे विवेक पर विश्वास था कि वो सब ठीक कर देगा और हर हाल में उसका साथ देगा। विवेक रोज की तरह तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया। अब घर पर सासू माँ और प्रीति ही थे। ससुर जी अपने फर्नीचर के शोरूम पर जा चुके थे। वो एक बिजनेसमैन थे। सासू जी तो आज बिल्कुल सामान्य बर्ताव कर रही थीं, पर प्रीति जो कॉलेज की 3rd ईयर में थी वो थोड़ी अलग ही थी। पता नहीं क्यों वो मुझे अलग लग रही थी, या तो वो ऐसी ही थी क्योंकि अभी तक मैं उसे अच्छे से जानती नहीं थी। वो हमसे बातें कम करती और फ़ोन पर ज़्यादा टाइप करती रहती थी। मुझे उसकी ये आदत थोड़ी अजीब लग रही थी क्योंकि उसकी और मेरी उम्र में ज़्यादा फर्क नहीं था, पर मैं कभी भी उसके जैसी फ़ोन से चिपकी रहने वाली लड़की नहीं थी, खास तौर पर जब तक कोई परिवार का बड़ा सदस्य आपसे बात कर रहा हो। पर मुझे उसे कुछ कहने का अभी सही समय नहीं लगा था। मैं चुप रही और शोरूम में से एक नौकर ने आकर सासू माँ के हाथ में एक पर्चा और कुछ दवाइयाँ दीं और चला गया। सासू माँ ने उसके हाथ से दवा ले तो ली, पर मेरे वहाँ होने से वो बड़ी असहज हो गईं। इससे पहले मैं उनसे कुछ पूछती तो वो दवाइयाँ अपनी साड़ी के पल्लू में ढककर तुरंत अंदर चली गईं। मुझे उनका ये रवैया बड़ा ही अजीब लगा। मैंने तुरंत प्रीति से पूछा, प्रीति मम्मी को कोई प्रॉब्लम है क्या? ये दवाइयाँ किसकी थीं? प्रीति ने अपने फ़ोन में से नज़र उठाकर मुझे देखा और कहा, कौन सी दवाइयाँ? प्रीति से ये सवाल करना ही बेकार था। वो तो किसी और ही दुनिया में रहती थी। काफ़ी देर तक सासू माँ नहीं आईं और बेसीधे किचन में चली गईं। मैंने भी बात को नज़रअंदाज कर दिया। शायद कल जो मेरे साथ हुआ उसने एक ही दिन में मुझे ऐसा शक्की बना दिया था कि मैं हर चीज़ पर ध्यान दे रही थी और बेवजह मन में वहम बना रहा था। शाम को विवेक ऑफिस से आए तो वो मेरे लिए एक केक लाए। मैंने पूछा, ये किस खुशी में? उन्होंने याद दिलाया कि ठीक 3 महीने पहले इसी दिन हमारी सगाई हुई थी। ये उसी का सेलिब्रेशन है। मैं खुश थी, सब लोग केक खा रहे थे, हंसी खुशी टाइम बीत रहा था। रात को सबके डिनर के बाद मैं अपनी कमरे में आ गई और मेरी नज़र प्रीति के कमरे पर पड़ी, जिसका दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। मैंने देखा प्रीति अपने बिस्तर पर दीवार की ओर मुँह करके लेटी थी और लाइट जल रही थी। मुझे लगा शायद वो सो रही है तो मैं उसके कमरे की लाइट बंद कर दूं। मैंने धीरे से अंदर जाकर जैसे ही लाइट बंद की, मुझे एक जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। इस चीख के डर से मेरे दूसरे हाथ से दूध का गिलास जमीन पर गिर गया और कुछ ही मिनट में सब लोग दौड़कर वहां आ गए। विवेक ने आकर तुरंत कमरे की लाइट ऑन कर दी और मैं प्रीति दोनों ही डरे हुए थे। तो मैं तो चीख की आवाज़ से डरी थी, पर प्रीति तो खुद चीखी थी। वो लाइट बंद होने से ऐसे क्यों डर गई थी? सासू माँ ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और कहा, बहू प्रीति के कमरे की लाइट आगे से कभी बंद मत करना। मैंने कहा, मम्मी जी मुझे लगा प्रीति सो गई है। तभी मुझे बीच में रोकते हुए विवेक ने कहा, श्रुति आगे से कभी लाइट बंद मत करना, समझ गई ना तुम? चलो अब। कुछ ही देर में जो सारे लोग खुशनुमा माहौल में झूम रहे थे, एक लाइट बंद करने से
क्या हो गया था, सब मुझसे नाराज़ हो गए थे। ये बात मेरी समझ से परे थी और ना चाहते हुए भी फिर से मुझे कई शक के घेरों ने जकड़ लिया था। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।